तो गाइस अभी तक हम लोगों ने अपने लेसन 10 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले थे अपना लेसन 11। तो देखते हैं क्या है। अभी तक हम लोग ने कंप्लीट किया मशीनें, स्ट्रेन एंड स्ट्रेसेस एंड बीम एंड ट्रसेस हो चुका है हमारा। कल हम लोग ने कंप्लीट किया था थिन एंड सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है, जो कि है हमारा डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान। ठीक है, गति विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है, रबर की एक गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि प्रतिक्षेप टकराव वापस उछलने पर वेग में हाथ शून्य हो तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? जिसका हमारा पहला ऑप्शन है 1 मीटर और दूसरा है 2 मीटर, तीसरा है 3 मीटर या फिर 4 मीटर। आंसर चेक करते हैं इसका। क्या है कि रबर की एक गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि प्रतिक्षेप हाथ वेग शून्य हो तो 2 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि एमपी इंजीनियर जेई पेपर में आ चुका है। यदि किसी पिंड की संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा निम्नलिखित होगी। क्या होगी? डबल हो जाएगी, क्वाड्रप्लेट हो जाएगी, सेम हो जाएगी या फिर हाफ मतलब आधी हो जाएगी, 2 गुनी, 4 गुनी या फिर वही रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका हम लोग आंसर चलिए करते हैं। जो संवेग के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू होता है हमारा mv। ये हम लोग जानते हैं, P का मतलब हमारा संवेग होता है। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा। P हमारा होता है संवेग, ठीक है। और हमें पता करनी है इसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अपना गतिज ऊर्जा के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगने वाला है वो है KE काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जो mv है वो P है, P इज इक्वल टू हमारा mv होता है, ठीक है। तो K को KE इनवर्स इज इक्वल टू P अपॉन 2m हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, जो हमारा ये है P है, उसको अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि को 2 गुना कर दिया जाए, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा कि KE काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, ठीक है। फिर KE इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, 2 2 4 एंड p स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो 2m ये पहले से ही था। तो ये हमारा मान लीजिए कि अभी जो हमने किया था काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है और उसके बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वल टू करेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो हमारा था KE1 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा KE2 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर अपॉन 2m। तो 2m से 2m कट जाएगा, एक p से एक p कट जाएगा हमारा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा KE2 इज इक्वल टू 4 इंटू K, क्योंकि 4 बचा हुआ है ना अभी हमारा, p से p भी कट गया है, इस p से ये भी p कट जाएगा, p स्क्वायर था ये भी p स्क्वायर था। तो हमारा हो जाएगा KE1। अतः जो हमारी गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। देखिए 4 गुनी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि हमारे एसएससी जेईई एग्जाम में आ चुका है 2017 में आफ्टरनून वाली शिफ्ट में, कि निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु के स्थानांतरण ट्रांसलेशन संतुलन से गुजरने का उदाहरण है? ऑप्शन है विराम अवस्था में मेज पर रखी एक वस्तु, दूसरा ऑप्शन है स्थिर गति में वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु, या फिर एक अक्ष के चारों ओर स्थिर कोणीय गति से घूर्णन करती हुई वस्तु, या झुके हुए घर्षण रहित तल में नीचे की ओर सरकती वस्तु, है ना। ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। देखिए इसका क्या आंसर होता है। इसका आंसर होगा कि विराम अवस्था में मेज पर रखी एक वस्तु स्थानांतर संतुलन से गुजरने का उदाहरण है। विराम अवस्था में मेज पर रखी एक वस्तु स्थानांतरण संतुलन से गुजरने का एक उदाहरण है, ठीक है। ये देखिए हमारा एसएससी जेईई में आ चुका है 2017 की आफ्टरनून की शिफ्ट में। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा एसएससी जेईई 2014 की इवनिंग शिफ्ट में आ चुका है, कि एक पंखा 60 आरपीएम राउंड पर मिनट की सम गति से घूर्णन कर रहा है। 10 सेकंड में यह कितना घातक कोणीय विस्थापन कर सकता है? तो क्या आंसर क्या है? 50 रेडियन या फिर 0 या फिर 20 पाई रेडियन एंड 10 पाई रेडियन। तो इसका हमें आंसर निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा एन कितना था? हमारा 60 आरपीएम था राउंड पर मिनट, और हमारा टाइम था वो था 10 सेकंड का, ठीक है। अब इससे मिलने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आपको पता होना चाहिए कोणीय विस्थापन का। कोणीय विस्थापन को हम लोग किससे? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर
सेकंड, ये फॉर्मूला होता है। जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, कोड़ी विस्थापन का ये फॉर्मूला होता है। ये आपको बहुत याद रखने के न्यूमेरिकल्स में अक्सर ही काम आने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। एसएससी जेई के इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 की, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मान रखें तो क्या रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, एन की वैल्यू हम जानते हैं 60 है, एन की हमने बताया था अभी आपको 60 RPM, ठीक है। 60 अपॉन फिर से जो हमारी 60 यहाँ पे पहले से ये फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा ओमेगा इज इक्वल टू, इससे से ये कटेगा, 60 से ये कट जाएगा और थीटा से ये कट जाएगा, 2 पाई अपॉन रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा आ जाएगा थीटा अपॉन टी। तो अभी हमको पता करना है इसमें थीटा, तो क्या करेंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई इंटू टी की, टी हमारा कितना था 10 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू हमारी 10 सेकेंड, 10 रखेंगे, फिर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 रेडियन आंसर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, आपके आंसर जवाब का आंसर दिया जाएगा जल्दी से। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी जाके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए इसका आंसर आ गया है रेडियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर की मात्रा को क्या कहा जाता है। एसएससी जेई 2014 की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग कि F इज इक्वल टू एम ए, जिसमें m और a की वैल्यू v1 माइनस v2 अपॉन टी इज इक्वल टू m से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, m v1 माइनस m v2 अपॉन टी हो जाएगा, बल इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर। ये हमारा एसएससी जेई का क्वेश्चन है, 2014 की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन ये है कि संवेग आघूर्ण में परिवर्तन की दर को गोतक करती है। क्या करती है, तरल द्वारा अनुप्रयुक्त आघूर्ण करती है, तरल द्वारा किया गया कार्य, तरल द्वारा विकसित शक्ति, तरल द्वारा प्रयोग किए गए बल। ये भी एसएससी जेई 2014 की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा कि संवेग आवेग में परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, आघूर्ण को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन की दर के डैश होता समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है, विस्थापन के समानुपाती, वेग के, त्वरण के, प्रभावित इम्प्रेस बल के, किसके समानुपाती होता है। इसका आंसर पढ़ेंगे हम लोग कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, सक्रिय बल, प्रतिक्रिया बल, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, टॉर्क, या फिर किए गए कार्य। तो इसमें हमें इसका आंसर बताना है। एसएससी जेई के 2017 में आफ्टरनून की शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो हमें पता है कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को सक्रिय बल कहते हैं, ठीक है, बल कहते हैं, जो कि हमारा संवेग होता है P इज इक्वल टू एम वी। एम हमारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। V हमारा वेग होता है, वेलोसिटी। तो संवेग की परिवर्तन दर हमारी क्या होती है, संवेग की परिवर्तन दर हमारी होती है डेल्टा P अपॉन टी होती है, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, m डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं, जैसे V2 अपॉन V1 या फिर V1। फिर उसके बाद में हमारा होगा रेट A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला सेम हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि हमारा 1000 किलोग्राम का उच्चालित एलिवेटर एक समान त्वरण से 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के ऊपर की गति प्राप्त करता है। आश्रित केबल में तनाव होगा, क्या होगा। ये एसएससी जेई में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग की शिफ्ट में। 1000 न्यूटन, 800 न्यूटन, 1200 न्यूटन, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इसमें से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो हमसे क्या पूछा गया है इसमें, सबसे पहले लाते हैं v, जो वेलोसिटी है उसकी 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और जो हमारा इसका u है, मतलब u हमारा 0 है, t मतलब समय हमारा कितना है, t हमारा है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको 9.8 भी कहीं कहीं भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो त्वरण के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, त्वरण के लिए a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 kg, ठीक है। मास इसमें दिया गया हुआ है, मास जो है हमारा कितना है 1000 किलोग्राम, kg दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
जब एलिवेटर, मतलब जो एलिवेटर कौन सी, किस एलिवेटर की बात हो रही है, जो मॉलों में नहीं, लिफ्ट जो ऊपर ऐसे ऐसे करके जाती रहती है, लिफ्ट को भी बोल सकते हैं एलिवेटर, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगी तो हमारा, जब कभी भी कोई लिफ्ट, कोई भी जो चीज़ है ऊपर की ओर जाती है तो हमारा क्या होता है कि जो नेट त्वरण है, मतलब टोटल जो त्वरण है वो हमारा ऐड हो जाता है, ए प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। तो त्वरण जब हमारा ऐड हो जाएगा तो इसको हम लोग इस तरीके से, वी प्रारंभिक वेलोसिटी इज इक्वल टू अंतिम अपॉन टी, वी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 अपॉन वी हमारा 0 था, 0 रखेंगे, 2, तो ये ऐसे माइनस हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होती है त्वरण की। फिर उसके बाद में हम लोग इसकी विमाएँ भी आप लोग पढ़ लीजिए जिन्होंने अभी तक विमाएँ नहीं पढ़ी हैं। फिर इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमने त्वरण तो इसका सॉल्व कर लिया, अब हम इसका देखेंगे टेंशन, रस्सी में जो तनाव, जो रस्सी का टेंशन आने वाला है, रस्सी का तनाव आने वाला है, T इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, रस्सी का तनाव आने वाला है वो क्या है, T इज इक्वल टू एम ए। तो हमें T का जो मान है वो पता करना है, M हमें पता है जो वेट था उसका, कितना भार कितना है 1000, ठीक है, और A अभी हमने निकाला है 12 आया है हमारा, 12,000 हो जाएगा, क्लियर, 12,000। ये हमारा जो T है टेंशन हमें चाहिए कितना है, रस्सी में तनाव, टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 12,000 न्यूटन, ठीक है। इतना जो फोर्स है उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो 12,000 न्यूटन का लग रहा होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है हमारा SSC जे 2014 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है कि गति का कौन सा नियम न्यूटन का बल का माप बताता है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम बल का माप बताता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है। बल गुणे क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर, F इज इक्वल टू एम डीवी, डीवी का मतलब होता है, यह संवेग परिवर्तन की दर की बात हो रही है, V2 माइनस V1 हो सकता है, V1 माइनस V2 हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपॉन में dt जो हमारा टाइम है, टाइम भी परिवर्तित हो सकता है, इज इक्वल टू हमारा होता है ma, क्योंकि dv अपॉन dt क्या होता है हमारा a, ठीक है। तो इन दोनों, इसको हम m को इधर ही रहने देंगे और dv अपॉन dt हमारा क्या होता है a होता है, तो f m a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू m a, ठीक है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशाएं प्रतिक्रिया होती हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर गोली चलाने वाले को पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ठीक है, ये हमारा तृतीय नियम है, ठीक है। रॉकेट को उड़ाने में आयोग और विकल्प को सी सही माना गया है, मतलब जिसका सी ऑप्शन है वो एकदम सही माना गया। सी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम किसमें फॉलो कर रहा है कि गति को कौन सा नियम न्यूटन का बल का माप बताता है, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, SSC जेईई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर पिस्टन सिलेंडर युक्ति जिसमें गैस है के पिस्टन का द्रव्यमान जो इसका m है वो हमारा है 60 kg, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a इज इक्वल टू है हमारा 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे तंत्र को एक निर्वात चैम्बर में रखा गया है। यदि गैस का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है तो सिलेंडर के अंदर गैस का दाब क्या है, G इज इक्वल टू हमें लगाना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने G का वैल्यू दे रखी है, तो देखिए सबकी वैल्यू हम यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसमें अपनी कॉपी में, ठीक है। G की वैल्यू हमें क्या लगानी है 9.8, इसकी क्लियरिटी काफ़ी ख़राब हो गई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू यही लगानी है, हम लोग को 10 नहीं यूज़ करना है इसमें, ठीक है। और M हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 60 kg। T इज इक्वल टू हमें दिया गया है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो उसका है, और A है हमारा क्या 0.04 स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, उसके बाद में 0 से टोटल हमारा आंसर जो आएगा 14,700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू हमारा होगा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करने के बाद में हमारा हो जाएगा 0.147 बार, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा SSC जेईई 2014 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना पूरा RRB एवं जेईई ऐसी सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी चिकनी स्थिर घिरनी पर होकर जाने वाली अवितान्य के सिरे से बंधी हुई है। तो M1 इज लेस देन क्या होता है M2। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है इसके लिए, हमारा टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स G, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला होता है M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी चिकनी स्थिर घिरनी पर से होकर जाने वाली अवितान्य के सिरों से बंधे हैं। यदि M1 लेस देन टू M2 तो इसमें तुरंत क्या होगा M1 माइनस M2,
m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, घर्षण गुणांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? समतल पर। ठीक है, रुक्ष धरातल के लिए घर्षण गुणांक का मान होगा, क्या होगा? अधिक होगा। पूर्ण चिकने धरातल के लिए घर्षण गुणांक का मान्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि यदि एक चिकनी मेज पर रखा हुआ M2 द्रव्यमान का एक पिंड मेज की सीध में मेज के किनारे से लटकती हुई हल्की आवितान्य डोरी से खींचा जा रहा है, जिसके दूसरे सिरे पर M1 द्रव्यमान का एक पिंड लटक रहा है, तो पिंडों में त्वरण होगा, क्या होगा? M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है कि नत समतल पर महत्तम परास के लिए प्रक्षेप्य कोण होगा, क्या होगा? पाई अपॉन 4 प्लस बीटा अपॉन 2। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। प्रत्येक किलोग्राम के लिए समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत, जितनी क्रिया से बल इधर 5 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं उतनी प्रतिक्रिया का बल लग रहा है 5 न्यूटन का वापस में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा थर्ड लॉ होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहलाते हैं गैलीलियो का जड़त्व नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी सेम ही होता है उसी तरीके से। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिंड का संवेग। फिर आता है हमारा संवेग की परिवर्तन की दर होती है लगाए गए बल के बराबर। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। एमकेएस प्रणाली में बल का गुणितीय मात्रक होता है, क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम बल केजी फोर्स बराबर होता है हमारा 9.8 न्यूटन। बल और समानांतर गुणनफल को कहते हैं आवेग। आवेग बराबर होता है किसके? संवेग परिवर्तन की दर के। देखिए संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू होता है m2 v2 माइनस u2। ठीक है, बंदूक कार्य करती है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर। रॉकेट तथा जेट विमान कार्य करते हैं संवेग संरक्षण नियम पर। ठीक है, जब समतल अचर वेग के ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे गतिमान कर रहे हैं तो r इक्वल टू हमारा क्या होगा? mg। सीजीएस पद्धति में g का मान होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में जी का मान 9.881 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्ध्वता नीचे की ओर गति के लिए त्वरण F इंटू प्लस जी होता है, ऊपर के लिए हमारा क्या होता है? माइनस जी होता है। ठीक है, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई होती है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, उसके बाद प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय होता है t इज इक्वल टू ug। उसके बाद पृथ्वी के आकर्षक के कारण पिंडों में उत्पन्न हुए त्वरण को कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि एक लिफ्ट एक समान त्वरण F से ऊपर की दिशा में गतिमान हो तब लिफ्ट की प्रतिक्रिया होगी R इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ। जब लिफ्ट एक समान त्वरण F के नीचे की दिशा में गतिमान हो तब लिफ्ट की प्रतिक्रिया क्या होगी? R इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही अपडेट कर लिया है। अब हम लोग का जो अगला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होने वाला है, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसका कंटेंट क्या क्या है? प्रतिबल, विकृति में पदार्थों के गुण, सम्मिश्र या संयुक्त बल, कर्तन एवं नमन गुण, सरल एवं सिद्धांत, विकृति ऊर्जा, मरोड़, धरनों की ढलान एवं विक्षय या विस्थापन, कॉलम या स्ट्रेट। इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मैं पुरानी वीडियोस नहीं देखी जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। और अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थी, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होने वाला है कल से। तो जल्दी जाते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।